वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। दोस्तों, दिस इज द सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर मंथ, जहां पर हम लोग 8 ऑफ अक्टूबर से 14th ऑफ अक्टूबर तक के इंपॉर्टेंट करंट को कवर करने वाले हैं। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम न्यू ऑन दिस चैनल, देन काइंडली प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, विद नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। बहुत फ्री में दब जाता है, कोई पैसे नहीं लगते उसके। एंड आफ्टर प्रेसिंग द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो गो फॉर द बेल आइकॉन। जब भी कोई करंट वीडियो वीकली करंट डलेगा तो आप लोगों को सबसे पहले वो मिलेगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो एक लाइक मेरे हिसाब से बनता है, नॉट आस्किंग फॉर मच। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो जरूर कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट कीजिए एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला करंट आप देख रहे हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का। ही हैज कंप्लीटेड 23 ईयर्स इन पब्लिक सर्विस। आपको बता दूं यार, 7 अक्टूबर 2024 को इनको पब्लिक सर्विस में हुए 23 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। बहुत सारे लोगों के 23 के आप टोटल नहीं होंगे जितना इनको पॉलिटिक्स में हो गए हैं। 7 अक्टूबर 2001 ये गुजरात के पीएम बने थे। ये भी मैं आपको बता दूं। और गुजरात के पीएम से लेकर 7 अक्टूबर 2024 तक, जब ये देश के पीएम हैं, मतलब गुजरात के सीएम से लेकर भारत के पीएम तक, इनको 23 ईयर्स पूरे हो चुके हैं पब्लिक ऑफिस में। मोदी के गवर्नेंस मॉडल का हमेशा से एक सेंटर ऑब्जेक्टिव, एक सेंटर पॉलिसी क्या रही है? जन भागीदारी। जन भागीदारी मतलब पीपल्स पार्टिसिपेशन। इनकी सरकार भी यही बोलती है कि वी आर वर्किंग टू एम्पावर सिटीजन्स, क्योंकि जब तक सिटीजन्स एम्पावर्ड नहीं होंगे वो नेशन की प्रोग्रेस में एक्टिवली सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे। चलते हैं सेकंड करंट की तरफ। सेकंड करंट बेटा क्वाड मीटिंग का है। क्वाड, जिसको आप लोग क्वाड्री लेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहते हैं। क्वाड को बनाया क्यों गया था? इंडो पैसिफिक रीजन, मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के आसपास की कंट्रीज, जहां पर चाइना का बहुत ज्यादा डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो चाइना के डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए एक ओपन इंटरनेशनल ऑर्डर बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए क्वाड बनाया गया था। क्वाड ग्रुप में 4 लोग हैं, चारों ही डेमोक्रेसीज हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान। जिसमें आपको ये भाई साहब, मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं आपका। ही इज एंथनी एल्बनीज, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दिस इज जो बाइडन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। दिस इज फूमियो किशिदा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। एंड दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, कहां पर हुई थी मीटिंग सर? ये इस बार ये जो मीटिंग हुई है, ये 6th क्वाड मीटिंग हुई है। और पिछले 3 सालों में क्वाड मीटिंग जो है, पिछले 4 सालों में क्वाड के जो लीडर्स है ये 6 बार मिल चुके हैं, इंक्लूडिंग दिस मीटिंग, जिसमें से 2 बार तो ये वर्चुअली मिले। और इस बार ये जो 6th मीटिंग हुई है, ये फिजिकल मीटिंग हुई है अमेरिका के डेलावेयर में। अमेरिका के डेलावेयर में एक जगह है विल्मिंगटन, वहां पर इनको होस्ट किया था, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो बाइडन ने। नेक्स्ट करंट की बात करते हैं। नेक्स्ट करंट है असम के चीफ मिनिस्टर, यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा टारगेट रख दिया है कि हम असम में से हम चाइल्ड मैरिज जो है वो पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे 2026 तक। और इतना इन्होंने बोला ही था, इसके साथ साथ इन्होंने मुखा मुखा मंत्री निजुत मोइना स्कीम की पहली इंस्टॉलमेंट भी रिलीज कर दी। अब ये मुखा मंत्री निजुत मोइना स्कीम क्या है? बेटा एक फाइनेंशियल स्कीम है ये। इसमें लड़कियों को जो हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहती है, उनको सरकार कुछ फाइनेंशियल मदद करती है। जैसे अगर आप क्लास 12th में हैं तो हर महीने आपको 1,000 रुपए मिलेंगे, केवल 10 महीनों तक। अगर आप फर्स्ट ईयर में है ग्रेजुएशन के तो 1,250 रुपए। एंड इफ यू आर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपको 2,500 रुपए 10 महीने के लिए सरकार यहाँ पर देती है। ठीक है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि गर्ल जो है वो अनमैरिड होनी चाहिए। दूसरा, आप किसी एमपी एमएलए की बेटी या उनकी बहन नहीं होनी चाहिए। तो असम के बारे में बात करते हैं। तो गवर्नर असम के श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, हेमंत बिस्वा शर्मा आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये चीफ मिनिस्टर है। कैपिटल असम की गुवाहाटी है। आगे चलते हैं। बेटा इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, पहली बात तो फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन कौन करता है? फॉरेक्स रिजर्व जैसी चीजें सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है। सेंट्रल बैंक, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक। और हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करने का काम किसका हुआ? ऑफ कोर्स आरबीआई का काम हुआ। तो यहां पर मैं देख रहा था 2013 से निरंतर हमारा फॉरेक्स रिजर्व ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और इस बार तो कमाल ही हो गई, हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्रॉस कर चुका है $700 बिलियन। पहली बार ऐसा हुआ है। फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है सर? बेटा ये एक जनरली अकाउंट है जिसमें फॉरेन करेंसीज को आप लोग रखते हैं। फॉरेन करेंसीज को आप लोग रखते हैं। अब आप पूछेंगे सर फॉरेन करेंसीज को आखिरकार हम क्यों रख रहे हैं? बेटा फॉरेन करेंसीज को रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई देश किसी से कुछ इंपोर्ट करता है
तो वो कभी के बाद इंडियन रुपी एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कि नहीं सर, मैं इंडियन रुपी में पेमेंट नहीं लूंगा, मुझे चाहिए अमेरिकन डॉलर। तो हम लोग जनरली तो अपने फॉरेक्स रिजर्व में मेजोरिटी डॉलर को ही रखते हैं। कौन सा डॉलर? अमेरिकन डॉलर, यूएसडी। उसके साथ साथ हम दो तीन करेंसीज और रखते हैं, जैसे हम रखते हैं यूरोपियन यूनियन की करेंसी। इसके साथ हम रखते हैं येन, विच इज अ करेंसी ऑफ जापान। तो ये सारी करेंसीज भी हम लोग साथ में मेंटेन करके चलते हैं। और अब बहुत ही कम देश ऐसे हैं दुनिया के, मतलब जिनके फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन से ऊपर है। तो इंडिया वैसे तो दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है देखा जाए। और इसके साथ साथ हम उस बहुत ही जो बहुत ही जो कम कंट्रीज का ग्रुप है ना, जिनके पास ये आज फीट है, हम उस ग्रुप में भी एंटर हो चुके हैं। कौन सा ग्रुप? जिसमें चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, ये सारे देश आपको दिखते हैं। इनके पास फॉरेक्स रिजर्व 700 बिलियन से ऊपर है। अब हमारे पास भी है। आगे चलते हैं। ये बेटा अशोक चारुविल आपको दिख रहे होंगे, अशोक चारुविल, अशोकन चारुविल। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में 48th वयालर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड जीत लिया है। इन्होंने एक नॉवल लिखी है जिस नॉवल का नाम है काटू सॉरी काटूर काटूर कावा सॉरी काडावू काटूर काडावू नाम से इन्होंने नॉवल लिखी। और वयालर राम वर्मा ट्रस्ट ने इनको वयालर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड के 48th वर्जन से इनको सम्मानित किया। जिस किसी को भी अवार्ड मिलता है उसको अवार्ड के साथ साथ 1 लाख का कैश प्राइज, और कनाई कनाई कुनहीरामन, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट है, उनके द्वारा बनाया गया एक स्कल्पचर आपको मिलता है। आगे चलते हैं बेटा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अविरल जैन को यहां पर अपॉइंट कर लिया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अविरल जैन के बारे में मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी ये रीजनल डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं रिजर्व बैंक के महाराष्ट्र में। और क्योंकि अब ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो इनका रोल, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी बढ़ गई है। जैसे अब ये लीगल डिपार्टमेंट संभालेंगे, उसके साथ साथ ये प्रीमाइसिस डिपार्टमेंट संभालेंगे। ही विल ऑल्सो हैंडल द डिपार्टमेंट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफकोर्स बढ़ गई है। आगे चलते हैं बेटा। इंडिया, अमेरिका, जापान और यूएसए, इन चारों की नेवी के बीच में इस बार एक्सरसाइज हुई, जिस नेवल एक्सरसाइज का नाम है मालाबार एक्सरसाइज। कब से कब सर? 8 अक्टूबर से शुरू होकर 18 अक्टूबर तक। मालाबार एक्सरसाइज के भी ना दो फेजेस होते हैं, सी फेज और हार्बर फेज। इस बार जो ये फेज हुआ ये हार्बर फेज था। कहां पर हुआ? इंडिया के विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। और बहुत ही इसके बिल्कुल जस्ट बाद, विशाखापत्तनम फेज के जस्ट सॉरी इस हार्बर फेज के जस्ट बाद, जो आप लोगों का सॉरी विशाखापत्तनम जो पोर्ट है, वो गलती से मैंने उड़ीसा बोल दिया था यहाँ पर। विशाखापत्तनम पोर्ट उड़ीसा नहीं, आंध्र प्रदेश में है। तो विशाखापत्तनम के पास ये हुआ था। और इसी के हार्बर फेज के जस्ट बाद आप लोग सी फेज देखोगे। ठीक है। और सी फेज ऑफ कोर्स इंडिया कंडक्ट नहीं करेगा, वो आपको कहीं और देखने को मिलेगा। 1992 से ये एक्सरसाइज, ये जो नेवल एक्सरसाइज है, ये होती आ रही है। सबसे पहले ये अमेरिका और इंडियन नेवी के बीच में हुई थी। और जब से क्वाड ग्रुप बना है, क्वाड ग्रुप जब से बना है, तब से हम लोग देखते हैं कि इसमें आने वाले मेंबर कंट्रीज धीरे धीरे बढ़ गई हैं। तो पहले ये दो थी, अब ये चार हो गई हैं। और ये चारों की चारों डेमोक्रेसीज हैं जो कि क्वाड की भी मेंबर्स हैं। आगे चलते हैं बेटा। वैसे तो देखिए, ये मुंबई का 15th ईरानी कप है, 15th ईरानी कप है। बट ये 15th कप आया 27 सालों के बाद। तो मुंबई ने फाइनली अपना 15th ईरानी कप जीता 27 सालों के लंबे इंतजार के बाद। मुंबई की क्रिकेट टीम ने यहाँ पर रेस्ट ऑफ इंडिया की क्रिकेट टीम को हराया। रेस्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे क्रिकेट टीम का नाम है। ठीक है जी। और रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम, सॉरी मुंबई की क्रिकेट टीम, जो कि अजिंक्या अजिंक्या रहाणे इनकी कैप्टेंसी में चल रही थी, तो इन्होंने आखिरकार 27 सालों के लंबे इंतजार के बाद जीत ही लिया ईरानी कप। इंडिया में जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेट होते हैं ना, वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्पॉन्सर करता है। ये भी आपको बता दूं, आने वाले 3 साल तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्पॉन्सर करेगा। इन्होंने डील कर रखी है बीसीसीआई से। चलिए जी, इसके बाद आगे बात करते हैं। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार 1932 में सेलिब्रेट किया गया था। बट आपको बता दूं, पहली इंडियन फ्लाइट जो है, इंडियन एयरफोर्स की पहली फ्लाइट जो है, ये वैसे 1 अप्रैल 1933 को टेक ऑफ करती है। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर आप दिख रहे हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सर हमारे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर है। नाम है इनका जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पर करी है, और ये बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि 2025 से पहले इंडिया से टीबी जो है ना, ट्यूबरक्लोसिस, ये पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए।
तो उसके लिए सरकार निक्षय पोषण योजना तो चलाती है। सरकार टीबी पेशेंट्स के लिए एक प्लान चलाती है, एक स्कीम चलाती है, निक्षय पोषण योजना, जिसमें टीबी पेशेंट्स को ना 500 रुपए से लेकर, सॉरी, 500 रुपए तक का उनको यहाँ पर जो असिस्टेंस है, मंथली असिस्टेंस जो है वो सरकार देती है। 500 रुपए सरकार आपको देती है टीबी पेशेंट्स को। तो अब इन्होंने क्या अनाउंसमेंट कर दी, इन्होंने बोला कि नहीं सर, 500 नहीं, अब सरकार 1000 रुपए देगी टीबी पेशेंट्स को। तो 1000 रुपए महीना मिलेगा टीबी पेशेंट्स को 500 की जगह, ताकि वो अपने रिकवरी में, मतलब जल्दी से जल्दी रिकवर हो, अच्छी से अच्छी मेडिसिन ले, रेगुलर मेडिसिन ले। और टीबी की मेडिसिन एक बार शुरू कर दिया जाता है तो वो बीच में रोकी नहीं जाती, क्योंकि अगर आप अपने आप से टीबी की मेडिसिन रोकते हैं तो टीबी रेजिस्टेंट हो जाता है, रेजिस्टेंट टीबी फिर कभी ठीक नहीं होता। और वैसे दुनिया भर का एम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एम है कि पूरी दुनिया से टीबी को हराना है 2030 से पहले। बट इंडिया ने एम्बिशियस एम क्या बना रखा है कि नहीं सर, हम लोग तो 2025 में ही जो भारत है वो टीबी मुक्त हो जाएगा। चलो, हम तो चाहते हैं हो जाए, बहुत अच्छी बात है, हो जाए, आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इस बार ये किसको मिला है बेटा? ये दो लोग हैं जिन्होंने माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी करी है। माइक्रो आरएनए, माइक्रो आरएनए जिसको mRNA भी कहते हैं। और ये दो लोग कौन है? एक का नाम है विक्टर एम्ब्रोस और दूसरे का नाम है गैरी गैरी रुफकुन। तो गैरी रुफकुन और विक्टर एम्ब्रोस को यहाँ पर नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन मिला है। आपको बता दूं, नोबेल प्राइज वैसे तो पहले 5 फील्ड में दिया जाता था, बट 1968 में इसमें एक फील्ड और जोड़ दी गई, इकोनॉमिक्स। नोबेल प्राइज सबसे पहले 1901 में दिया गया, और इसको स्टेब्लिश करने वाले थे एल्फ्रेड नोबल। एल्फ्रेड नोबल ये वही है जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया है, कई सारी चीजें इनके नाम पर है। नेक्स्ट चलते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अजीत विनायक गुप्ते जी, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये पर्सन। ये इस समय इंडिया के एम्बेसडर है। और इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री? जर्मनी। तो ये इंडियन एम्बेसडर टू जर्मनी है, और इन्हीं के साथ संजीव कुमार सिंगला को भी अपॉइंट करा एज ए नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस। तो मतलब अजीत विनायक जी ये जाएंगे जर्मनी में, इंडियन एम्बेसी में, वहां पे रहेंगे। और संजीव कुमार सिंगला जी ये जाएंगे फ्रांस, फ्रांस की इंडियन एम्बेसी में ये रहेंगे। आगे की बात करते हैं। दीपा कर्माकर को आप जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जिम्नास्टिक्स, मतलब जिम्नास्ट है इंडिया की। और इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था रियो ओलंपिक्स 2016 में भी। तब ये हालांकि ओलंपिक मेडल तो नहीं जीत पाई थी, क्योंकि फोर्थ आई थी, ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीत पाई थी, फोर्थ आई थी। बट ये एक बहुत नेशनल आइकॉन बन गई थी, क्योंकि कोई इंडियन जिम्नास्ट फोर्थ पोजीशन तक भी कभी गया नहीं है। इसके साथ इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया को जरूर ब्रॉन्ज जिताया, ये भी आपको बता दूं। शी वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स। और दीपा कर्माकर एक जिम्नास्टिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, या ये कह लो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो बहुत ही कम जिम्नास्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्रूडोनोवा, प्रूडोनोवा वॉल्ट। तो प्रूडोनोवा वॉल्ट एग्जीक्यूट करने में माहिर हैं। आपको बता दूं, इस प्रूडोनोवा वॉल्ट को वॉल्ट ऑफ डेथ भी कहते हैं, और बहुत ही फ्यू जिम्नास्ट इसको करने के लिए ट्रेन है, बहुत ही कम, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही रिस्की होता है, जान जा सकती है इसमें। आगे की बात करें। 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है बेटा वर्ल्ड पोस्ट डे, वर्ल्ड पोस्ट डे। आगे चलते हैं। अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ना इंडिया को सर्टिफिकेशन दिया है, सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट दिया है कि इंडिया हैज बिकम द फोर्थ कंट्री, इंडिया हैज बिकम द थर्ड कंट्री, माफ कीजिएगा, इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन। साउथ ईस्ट एशिया रीजन में इंडिया बन गई है तीसरी कंट्री, जिसने ट्रकोमा डिजीज को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया है। तो वी हैव एलिमिनेटेड ट्रकोमा डिजीज कंप्लीटली, और इसी के लिए हम लोगों को डब्ल्यूएचओ ने एक सर्टिफिकेशन दिया है, मतलब ऑनर दिया है। इंडिया की तरफ से ये ऑनर किसने रिसीव किया? आराधना पटनायक ने। आराधना पटनायक कौन है? ये सेक्रेटरी है और मिशन डायरेक्टर है नेशनल हेल्थ मिशन की। और डब्ल्यूएचओ की तरफ से किसने दिया ये? मिस साइमा वाजिद, मिस साइमा वाजिद, जो कि रीजनल डायरेक्टर है डब्ल्यूएचओ साउथ ईस्ट एशिया की। तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन की बात कर रहा हूं मैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं। अपने रीजन में हम लोग तीसरी कंट्री है जिसने ट्रकोमा डिजीज को पूरी तरीके से हरा दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। ट्रकोमा है क्या? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किस बैक्टीरिया से होती है? क्लैमडिया ट्राकोमैटिस, क्लैमडिया ट्रैकोमैटिस नाम के एक बैक्टीरिया से ये होती है। ये एक आई प्रॉब्लम है। तो अगर आपका कोई भी कांटेक्ट किसी इन्फेक्टेड आई से होता है, आईलिड से होता है, या
किसी सिक्रीशन, मतलब कोई कोई लिक्विड जो नोज या थ्रोट से सिक्रीट हुआ हो, अगर उससे आपकी आंख मतलब कांटेक्ट में आती है, तो ये डिजीज आपको हो सकती है। और अगर इसको ट्रीट ढंग से नहीं किया गया, टाइमली इसको ट्रीट नहीं किया गया, तो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो सकती है आपको। आगे चल रहा हूं बेटा। आसियान तो सब जानते ही, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान में दुनिया भर के 10 देश आते हैं। 10 देश ये रहे। अब इन इन 10 के 10 देशों का हर साल एक समिट होता है, जिसको आसियान समिट कहते हैं। कहा जा रहा है फरवरी 2021 से लेकर अभी तक इस आसियान समिट में कभी भी म्यांमार ने कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा था। इस बार 3 सालों के बाद ऐसा दिख रहा है कि म्यांमार ने एक रिप्रेजेंटेटिव आसियान समिट में भेजा, आफ्टर 3 इयर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि आज से 3 साल पहले ना, फरवरी 2021 में म्यांमार ने एक मिलिट्री गवर्नमेंट स्टेब्लिश कर ली थी अपनी कंट्री में। इन्होंने डेमोक्रेसी को हटाया और जुंटा, जो जुंटा है, जुंटा यहाँ पर म्यांमारी आर्मी को बोलते हैं, तो जुंटा ने यहाँ पर जो स्ट्रगल है, काफी स्ट्रगल करके जो जुंटा है ने पूरी की पूरी पावर अपने हाथों में ले ली। तो आज की डेट में म्यांमार एक मिलिट्री ऑक्यूपाइड कंट्री है। मैं ये भी आपको बता दूं, काफी समय से यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है। डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने की चाहत थी यहाँ पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर का मुझे नाम याद आ जाता है जब भी मैं म्यांमार डेमोक्रेसी को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। लीडर शायद आप लोगों ने भी कभी इनके बारे में सुना होगा, ऑन्ग सैन सूकी। मैं इस लीडर की बात कर रहा हूँ, ऑन्ग सैन सूकी। बहुत देर से इनको मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रखी है। मैं ये भी बता दूं, इनका इम्प्रिजनमेंट खत्म हुआ, उसके बाद यहाँ पर जो जुंटा है, म्यांमारी जुंटा, उन्होंने इनका इम्प्रिजनमेंट दोबारा से रिन्यू कर दिया। मैडम को बाहर निकलने ही नहीं दे रहे जेल से ये लोग। ऑन्ग सैन सूकी की बात कर रहा हूं मैं। तो ये म्यांमार में बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है। म्यांमार की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट यहाँ पर मिस्टर ओंग हिलियांग है। कैपिटल यहाँ पर नेफादिफो, सॉरी, नेपिदो, नेपिदो कैपिटल है। करेंसी है कियात। आगे चल रहे हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अभी एक लोगो और मैस्कॉट यहाँ पे रिलीज कर दिया है। लोगो एंड मैस्कॉट फॉर व्हाट? विमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो और मैस्कॉट। मैस्कॉट का नाम क्या रखा है? गुड़िया। किससे इंस्पायर्ड है? बिहार के स्टेट बर्ड स्पैरो से। एशियन चैंपियनशिप ये किस स्पोर्ट की होने वाली है बिहार में? बेटा ये एशियन, विमेन एशियन चैंपियनशिप हॉकी की होने वाली है, जिसको खेलने के लिए भारत में आएंगे दुनिया के 5 देश। कौन से 5? चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, साउथ कोरिया एंड जापान। याद कर लीजिएगा, इसमें पाकिस्तान नहीं है। तो दुनिया के ये 6 देश मिलकर खेलेंगे बिहार में विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। एक गजब चीज मैं आपको बता दूं बेटा, ये मैच होगा कहां पर? ये मैच बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में होगा, जो भी न्यूली डेवलप्ड स्टेडियम है। बिहार के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। राजेंद्र अरलेकर गवर्नर है, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है, पटना कैपिटल है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। नागालैंड में हर साल 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में एक फेस्टिवल होता है, जिसको ये लोग हॉर्नबिल फेस्टिवल कहते हैं। इस हॉर्नबिल फेस्टिवल में नागालैंड में आप लोग नागालैंड क्विजीन, नागालैंड का कल्चर और नागालैंड का म्यूजिक पूरी दुनिया को डिस्प्ले करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में नागालैंड के चीफ मिनिस्टर, इन भाई साहब की बात कर रहे हैं हम, नाम है इनका नीफियो रियो। ये गए हुए थे वेल्स। वेल्स क्या है? यूके 4 कंट्री से मिलकर बना है, उसमें से एक कंट्री वेल्स है। तो वेल्स की गवर्नमेंट के साथ इन्होंने पैक्ट साइन किया, और इस साल जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होगा वो वेलिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। नागालैंड के बारे में आपको बता दूं, ला गणेशन नागालैंड के गवर्नर है बेटा। नीफ्यू रियो चीफ मिनिस्टर है। कोहिमा यहाँ की कैपिटल है। आगे बात करते हैं। फिर नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स आ जाता है। नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2024 दो लोगों को दिया गया। अमेरिका के हैं जॉन जे हॉपफील्ड, और कनाडा के हैं जेफरी ई हिंटन। जेफरी ई हिंटन, दोनों ने क्या किया है? दोनों ने 2 काम करे हैं। पहला, इन्होंने एडवांस मशीन लर्निंग में बहुत सारी फाउंडेशनल डिस्कवरीज, बहुत सारी मेंशन करी है। और दूसरा, इसकी मदद से इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को डेवलप किया है। तो ये बेटा स्टैटिक टर्म्स है, इसको एज इट इज याद कर लेना। मैं आपको दोबारा बताता हूं, इन्होंने फाउंडेशनल डिस्कवरीज, बहुत सी इनोवेशंस करी हैं एडवांस मशीन लर्निंग में, जिसकी वजह से ये दोनों मिलकर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को डेवलप कर पाए हैं। उसी की वजह से इनको ये प्राइज मिला। 9 अक्टूबर को हम लोग आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस डे भी सेलिब्रेट करते हैं।
इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स, डिप्लोमैट्स, काउंसलर्स, कमर्शियल रिप्रेजेंटेटर्स अराउंड द वर्ल्ड, उन सभी को ये दिन आज मतलब 9th ऑफ अक्टूबर को डेडिकेट किया जाता है। 10th ऑफ अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी मनाते हैं, और 10th ऑफ अक्टूबर को वर्ल्ड साइट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं, अच्छा मैं साइट डे के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दूं। वैसे तो साइट डे अक्टूबर मंथ के सेकंड थर्सडे को सेलिब्रेट होता है। इस बार अक्टूबर मंथ का सेकंड थर्सडे 10th ऑफ अक्टूबर को आया था, इसलिए वर्ल्ड साइट डे 10th ऑफ अक्टूबर को मनाया गया। जनरली इट इज सेलिब्रेटेड, इट इज हेल्ड सेकंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर। आगे चलें तो बिहार गवर्नमेंट बेटा बहुत ही जल्द यहां पर स्टैब्लिश करने वाली है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है यहां पर काइमूर, काइमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये टाइगर रिजर्व कौन से प्रोजेक्ट के अंडर चलते हैं आपको बता दूं बेटा। टाइगर रिजर्व इंडिया में टाइगर्स को बचाने के लिए हम लोग चलाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया चला रहा है 1973 से। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर ही ये सारे रिजर्व्स बनाए जाते हैं, और प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर अगर कोई स्टेट रिजर्व बनाना चाहता है तो अथॉरिटी किसके पास, अथॉरिटी है एनटीसीए के पास, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बिहार गवर्नमेंट को ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है कि आप काइमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने स्टेट में टाइगर रिजर्व बना सकते हैं। बिहार में इससे पहले एक टाइगर रिजर्व पहले से ही था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आ गया नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दोस्तों इस बार 3 लोगों को दिया। कौन 3 लोग, एक है डेविड बेकर, दूसरे है डेमिस हसाबिस, और तीसरे हैं मिस्टर जॉन जंपर। तीनों को क्यों दिया गया, बिकॉज ऑल थ्री ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन इनोवेशंस। प्रोटीन इनोवेशंस की वजह से इन लोगों को ये नोबेल प्राइज 2024 में केमिस्ट्री में मिला है। आगे बात करते हैं जेपी नड्डा जी। बेटा अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वो WHO की साउथ ईस्ट एशिया रीजन की जो डायरेक्टर थी, रीजनल डायरेक्टर, नाम क्या था उनका, सामिया वाजिद ने कुछ हम लोगों को सर्टिफिकेशन दिया था ट्रैकोमा डिजीज का, याद आ रहा है। उसी उसी साउथ ईस्ट एशिया उसी साउथ ईस्ट एशिया की रीजनल कमेटी होने वाली है, रीजनल मीटिंग होने वाली है। साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमेटी की WHO की मीटिंग होने वाली है। WHO की बहुत सारी रीजनल कमेटीज हैं रीजन के हिसाब से। तो इंडिया जिस रीजनल कमेटी में आता है WHO की, वो साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमेटी है, जिसकी 77th मीटिंग होने वाली है। और आपको जानकर खुशी होगी कि उस पर्टिकुलर एक मीटिंग के लिए चेयरमैन चुना गया है इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा को। ये हो चुकी है क्या, हाँ ये हो चुकी है। 7th ऑफ अक्टूबर को ये हुई थी। कहां पर, ये न्यू दिल्ली में हुई थी। किधर सर, न्यू दिल्ली में भी प्रगति मैदान भारत मंडपम। कौन कौन सी कंट्रीज आई थी यहाँ पर, साउथ ईस्ट एशिया की वो सारी कंट्रीज, उनके हेल्थ मिनिस्टर्स इंडिया में आए थे। बांग्लादेश, भूटान, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, तिमोर, इन सभी कंट्रीज के हेल्थ मिनिस्टर्स इस मीटिंग में अटेंड होने के लिए इंडिया आए थे। चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस तो आपको पता ही है, शुरू करी थी ओपन एआई के चैट जीपीटी ने। तो हमारे पास आज की डेट में कितने आर्टिफिशियल एजेंट्स हैं, मैं फेमस बता रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे हैं। तो चैट जीपीटी ओपन एआई का है। उसके बाद आपको गूगल का भी पता होगा। पहले तो गूगल ने निकाला था बार्ड, बट बाद में उसने नाम चेंज करके इसका जेमिनाई कर दिया। तो गूगल का जेमिनाई एआई है। इलॉन मस्क का भी है। मिस्टर इलॉन मस्क ने भी एक आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है इन्होंने ग्रॉक, ग्रॉक एआई। अब फेसबुक को लगा हम क्यों पीछे रहे, तो फेसबुक के सीईओ मिस्टर मार्क जुकरबर्ग ने यहां पर मेटा का नया आर्टिफिशियल मॉडल लॉन्च कर दिया है। नाम रखा है इसका मूवी जेन, मूवी जेन। और इन्होंने क्या बोला कि इनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, ये बहुत ही रियलिस्टिक वीडियो ऑडियो बना सकता है, मैक्सिमम अप टू 16 सेकेंड्स। जिसका टाइम मतलब जिसका फ्रेम पर सेकंड रखा गया है 16, तो 16 FPS के साथ 16 सेकंड की वीडियो बना सकता है। हाई डेफिनेशन वीडियो, 1080 पिक्सल वीडियो बना सकता है वो, हाई डेफिनेशन। और बहुत ही रियलिस्टिक लगेगी वो वीडियो देखने देखने के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं। मेटा के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए। तो ये कंपनी वैसे 2004 में बनी थी, कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन और सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। आगे चलते हैं बेटा। अब ये लाइन जजिस किसे बोलते हैं, जब दो लोग लॉन टेनिस खेल रहे होते हैं ना, तो लॉन टेनिस में ये पीछे आपको दिख रहे हैं, यहां पर 3 लोग, 1
दो, तीन, और यहाँ पर एक अंकल दिख रहे हैं, इसके साथ में यहाँ पर दो और होते हैं। तो जब दो लोग लॉन टेनिस खेल रहे होते हैं ना, तब ये जजेस यहाँ पर बिठाए जाते हैं लाइन में, जो बॉल को देख रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये बॉल अगर इस कोर्ट के बाहर गई तो फाउल हो जाएगा, पॉइंट सामने वाले को मिलता है। तो ये जजेस करते हैं डिसाइड कि बॉल कहां पर गिरी है। ठीक है, तो ये लाइन जजेस, जो आपको बता दूं, ये 147 ईयर से लॉन टेनिस का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, जिसको विंबलडन कहते हैं, विंबलडन टूर्नामेंट। विंबलडन टूर्नामेंट यूके में होता है, तो इसको कभी कभी यूके ओपन भी कह दिया जाता है। तो 147 ईयर्स के बाद आखिरकार विंबलडन ने लाइन जजेस को रिमूव कर दिया है। कोई लाइन जजेस नहीं होंगे अब लॉन टेनिस के मैच में। तो क्या होगा, इनको किससे रिप्लेस किया गया? कैमरे लगा दिए लोगों ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे लगा दिए, जिसको लाइव इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग सिस्टम कहा गया। लाइव इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग सिस्टम बहुत ही माइन्यूट ये बॉल को जज करेगा, और लाइन जजेस से बेहतर डिसीजन दे पाएगा। वो बात अलग है कि लाइन जजेस का अपना एक क्रेज होता था, जो भी यहाँ पर मैचेस देखने आते थे वो बोलते हैं कि लाइन जजेस का अपना ही क्रेज होता था। अब क्योंकि लाइन जजेस है नहीं, तो वो क्रेज भी अब खत्म हो गया है ये कप देखने का। तो इससे पहले ये कई, मतलब इसको कहीं कहीं हॉक आई टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ये लाइव इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग सिस्टम को हॉक आई टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। 2007 से चल रही है वैसे तो ये, बट विंबलडन कप ने इसको फॉलो अप किया है। आपको बता दूं, लॉन टेनिस के बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स और भी है, जैसे यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। यहां पर तो ये ईएलसी सिस्टम लग चुका है, पहले से ही लग चुका है। कब से, ये भी आपको बता दूं, यहां पर तो पहले से ही लग चुका है। बट अभी तक फ्रेंच ओपन ने, एक और ओपन होता है फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन ने लाइन जजेस को अभी तक रिमूव नहीं किया है। तो ये लॉन टेनिस के चार ही बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूके ओपन। यूके ओपन को हम लोग विंबलडन कहते हैं, जिसमें से तीन जो टूर्नामेंट्स हैं वहां पर हॉकाई टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, एक्सेप्ट वन, फ्रेंच ओपन। तो आने वाले कुछ महीनों में फ्रेंच ओपन भी यहाँ पर डिक्लेयर कर देगा। 10 अक्टूबर को बेटा नेशनल पोस्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। 10 अक्टूबर को ही वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी सेलिब्रेट करते हैं। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बेटा रतन टाटा के बारे में जानकर आप सभी को दुख हुआ बहुत, मुझे भी बहुत ज्यादा हुआ। रतन टाटा जो कि चेयरमैन एमेरिटस है ऑफ टाटा सन्स, इनका देहांत हो जाता है 9 अक्टूबर 86 की एज में। आपको बता दूं, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, चेयरमैन एमेरिटस। किसको बोलते हैं चेयरमैन एमेरिटस? एक जनरली ऐसे इंसान को चेयरमैन एमेरिटस कहा जाता है जो जिस कंपनी का जब चेयरमैन था, तब उस कंपनी ने उनकी चेयरमैनशिप में बहुत जो बुलंदियां हैं उनको टच किया। तो बिल्कुल किया। तो जब वो चेयरमैन रिटायर हो जाता है बिकॉज ऑफ एज इश्यूज, तो एक ऑनरी टाइटल दे देते हैं उन्हें, चेयरमैन एमेरिटस, ये बोलकर कि सर नहीं नहीं, आप जैसे भी है, हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी के चेयरमैन रहे। एक एक ऑनरी टाइटल ही ले लीजिए सर, क्योंकि आपने बहुत ही बड़े बड़े काम करे हैं हमारी कंपनी के लिए। तो रतन टाटा जी जमशेद जी टाटा के ग्रैंड, सो मतलब क्या कहते हैं, ग्रेट ग्रैंडसन है। जमशेद जी टाटा ही फाउंडर है इस पूरे टाटा ग्रुप के। उनकी फैमिली बैकग्राउंड सुन लीजिए। रतन टाटा की स्टेप मदर, आजकल जो रतन टाटा की स्टेप मदर बहुत ज्यादा खबरों में है, क्योंकि रतन टाटा की स्टेप मदर के जो बेटे हैं, इनका नाम है नोएल रतन, वो अब टाटा सन्स के नए चेयरमैन बन गए, जो कि रतन टाटा के हाफ ब्रदर है। तो वैसे अगर मैं रतन टाटा के बारे में बात करूं तो 1937 में ही वॉज बोर्न इन महाराष्ट्र, रतन टाटा जी। रतन टाटा की कुछ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको बता दूं, 2007 में इन्होंने एक ब्रिटिश स्टील मेकर कंपनी कोरस को एक्वायर किया था। ब्रिटिशर्स के तो पीछे ही पड़ गए थे भाई साहब ये। 2004 में अब देखते हैं तो जैगुआर और लैंड रोवर जैसे ब्रांड्स को इन्होंने एक्वायर कर लिया। मैं रतन टाटा की बात कर रहा हूं। इन्होंने एक बहुत बड़ी ब्रांड है टी की, टी एंड कॉफी की, टेटले, वो भी इन्होंने एक्वायर करी। यहां तक कि स्टारबक्स भी इन्होंने एक्वायर करी। कुछ अवार्ड्स की बात करते हैं तो पद्म विभूषण अवार्ड इनको 2008 में मिला है, पद्म भूषण अवार्ड 2000 में मिला है, इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड 2014 में मिला है, असम वैभव अवार्ड 2021 में मिला है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड 2023 में मिला है, और महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2006 में मिला है। आगे चलते हैं। रत्ना पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बन गया है मध्य प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व अभी मैंने आपको बताया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंडर बनते हैं। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी भारत में सबसे ज्यादा टाइगर्स यही मिलते हैं। मध्य प्रदेश में इससे पहले ऑलरेडी
7 टाइगर रिजर्व्स हैं, ये 8वां बन गया है। क्या नाम है? रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये भारत का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जो किसी स्टेट की कैपिटल के पास में सिचुएटेड है। ये भी मैं आपको बता दूं, दिस इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व लोकेटेड नियर अ कैपिटल सिटी। तो यहां पर भोपाल की कैपिटल सिटी, सॉरी एमपी की कैपिटल सिटी भोपाल, और भोपाल के बहुत ही नजदीक ये रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देख सकते हैं। एमपी के बारे में कुछ बता दूं तो गवर्नर है मंगूबाई सी पटेल, चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, और भोपाल कैपिटल है। ये कुछ और एग्जिस्टिंग टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के, आप देख सकते हैं। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भोपाल कैपिटल से मात्र 60 किलोमीटर दूर है। इसके बाद बात करते हैं नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इस बार मिला है हैनकांग को। किनको मिला है? हैनकांग। आपको हैनकांग के बारे में बता दूं, उन्होंने एक नॉवल लिखी थी 2016 में, वेजिटेरियन। इनके नॉवल को मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी मिल चुका है। और हैनकांग जो है ये रिकॉग्नाइज्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सेलिब्रेटेड साउथ कोरियन ऑथर है। एंड शी इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर इंटेंस पोइटिक प्रोज दैट डेल्व्स इनटू हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड फ्रिजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। शायद इसीलिए इनको चुना गया है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज फॉर पीस ये किसको मिला है? नोबेल प्राइज फॉर पीस एक इंस्टीट्यूशन को मिला है, किसी एक इंस्टीट्यूशन को मिला है, एक इंसान को नहीं। इंस्टीट्यूशन का नाम यहां पर क्या है? निहोन हिदानकेयो। निहोन हिदानकेयो, ये कौन सी इंस्टीट्यूशन है सर? बेटा, निहान हिदानकेयो एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो सारे लोग मेंबर्स हैं जो सर्वाइवर्स हैं एटॉमिक अटैक्स ऑफ 1945 के। आपको पता ही है 1945 में अगस्त में फैट मैन और लिटिल बॉय, दो एटॉमिक बॉम्ब्स अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए थे। तो उनके सर्वाइवर्स की ऑर्गेनाइजेशन है ये निहॉन निहॉन हिदानकेयो। ये इंस्टीट्यूशन 1956 में बनी थी। बहुत ही बड़ी और इन्फ्लुएंशियल और ऑर्गेनाइजेशन है एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स की। ये भी मैं आपको बता दूं, इन्होंने देखा है एटॉमिक बॉम्ब फटते हुए अपने सामने। इनकी जवानी सुनते हैं आप लोग कि क्या हुआ था उस टाइम पर। और यहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स को क्या बोला जाता है? जापान में एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स को हिबाकुशा कहा जाता है। तो ये हिबाकुशा मेंबर्स की या हिबाकुशा लोगों की एक बॉडी है, नाम है निहोन हिदानकेयो। इनको चुना गया है इस बार नोबेल पीस प्राइज के लिए। आगे की बात करें। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको आईआरएफसी कहते हैं, 1986 में बनी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके नए चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं मनोज कुमार दुबे, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है। तो 3 पोस्ट संभालेंगे, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इन्हीं की बात मैं कर रहा था। ये रतन टाटा के हाफ ब्रदर है, नाम है इनका नोएल रतन। वैसे रतन टाटा के रियल ब्रदर भी है, इनका नाम है जिमी टाटा। जिमी टाटा जो है ये फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है भाई। ये बहुत ही छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं मुंबई के कोलाबा में। बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है ये टाटा के बिजनेस में, जिमी टाटा। बट मैं अगर बात करता हूँ नोएल टाटा की, तो ये जो नोएल टाटा है ये रतन टाटा के हाफ ब्रदर है, क्योंकि रतन टाटा की स्टेप मदर सिमोन टाटा के ही बेटे हैं। टाटा सन्स के नए चेयरमैन हैं। और ये जो टाटा ट्रस्ट के, सॉरी, ये टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन हैं। ठीक है, तो अभी बोर्ड मीटिंग हुई थी मुंबई में, उस बोर्ड मीटिंग में इनका नाम सामने आया है। दिस इज नोएल रतन। आगे चलता हूं। आप लोग एमएक्स प्लेयर सुनते होंगे। एमएक्स प्लेयर आजकल बहुत सारी वेब सीरीज दिखाता है ना। और उसी तरीके से amazon की भी एक एप्लीकेशन है जहां पर amazon फ्री वेब सीरीज, फ्री कंटेंट आपको दिखाता है, नाम है मिनी टीवी। तो अभी हाल फिलहाल में amazon ने एक्वायर कर लिया है ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर। बट पहले जो एमएक्स प्लेयर था ना, ये वीएलसी प्लेयर की तरह वीडियोस प्ले करने के काम में आता था, ये भी आपको बता दूं। एमएक्स प्लेयर इनिशियली एक साउथ कोरियन इंसान ने डेवलप किया था, और एक मीडिया प्लेयर हुआ करता था ये, जैसे वीएलसी प्लेयर है जिसमें आप वीडियोस वगैरह प्ले करते हो। वीएलसी प्लेयर में वीडियोस प्ले करते हो ना, एमएक्स प्लेयर भी वैसा ही था। 2018 में एमएक्स प्लेयर को एक्वायर किया टाइम्स इंटरनेट ने, और तब एमएक्स प्लेयर को यहां पर कन्वर्ट कर दिया एक एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में, एक मतलब एक ओटीटी प्लेटफॉर्म में चेंज कर दिया इस कंपनी ने एमएक्स प्लेयर को। और उसके बाद अब 2024 में टाइम्स इंटरनेट इस कंपनी से amazon ने परचेज कर लिया एमएक्स प्लेयर। तो अब ये amazon एमएक्स प्लेयर के नाम से आपको प्ले स्टोर पर दिखेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अभी फोर्ब्स ने हाल फिलहाल में 2024 में इंडियाज 100 रिचेस्ट
पीपल की लिस्ट निकाली है। इसमें आपको कहीं नहीं दिखेंगे रतन टाटा जी, क्योंकि भाई वो 60-65% अपनी सैलरी का, अपनी वेल्थ का, वो तो लोगों में डोनेट कर दिया करते थे। तो 2000 जो 24 की इंडिया 100 रिचेस्ट लिस्ट आई है, जिसमें मुकेश अंबानी जी का नाम सबसे टॉप पर है। सेकंड यहाँ पर गौतम अडानी एंड फैमिली है। थर्ड यहाँ पर सावित्री जिंदल एंड फैमिली है। और आपको बता दूं, सावित्री जिंदल ये फर्स्ट इंडियाज ओनली रिचेस्ट वुमेन है, ये सावित्री जिंदल है। ठीक है। नेक्स्ट है शिव नाडार। फिर उसके बाद है दिलीप सिंघवी एंड फैमिली। फिर है राधा किशन दमानी एंड फैमिली, सुनील मित्तल एंड फैमिली, कुमार बिरला, साइरस पूनेवाला, बजाज फैमिली। ये इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट बिलियनियर फैमिलीज है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। उसके बाद आईपीएस ऑफिसर यहाँ पे देख लीजिए, भारत का नाम रोशन किया इन्होंने, अनीता रॉय इनका नाम है। और कॉमनवेल्थ बेंच प्रेस कंपटीशन में मैडम ने इंडिया को गोल्ड जिताया है। आईपीएस ऑफिसर होकर गोल्ड जिताया इन्होंने। कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल क्लासिक बेंच प्रेस कंपटीशन में इन्होंने इंडिया को जिताया गोल्ड। कब हुआ था, कहां पर हुआ था? 4 अक्टूबर को हुआ था, साउथ अफ्रीका की सन सिटी में। 43 कॉम्पिटिटर्स को हराया मैम ने, 43 कंट्रीज के आए कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म किया मैम ने। आगे बात करता हूँ बेटा, लॉन टेनिस के जाने माने प्लेयर रफाल नडाल। अब इन्होंने हाल फिलहाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर एक बहुत ही हार्टफेल्ट वीडियो अपलोड करी, और ये बताया कि भाई पिछले कुछ सालों में बहुत सारी इंजरीज हुई है इन्हें, जिसकी वजह से अब ये आगे लॉन टेनिस को कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो ही इज टेकिंग रिटायरमेंट। मगर ये लास्ट मैच खेलेंगे, कौन सा? डेविस कप फाइनल खेलेंगे। और डेविस कप फाइनल के बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगे अपने प्रोफेशनल करियर से। रफाल नडाल का प्रोफेशनल करियर 23 सालों का है। इनको लॉन टेनिस में 23 साल हो चुके हैं, जिन 23 सालों में 15 साल तो इनका प्रोफेशनल टेनिस में निकला है। ये भी आपको बता दूं, मतलब प्रोफेशनल टेनिस मतलब ये बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेल, तो इनको 15 साल हुए हैं। आगे की बात करते हैं बेटा, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे सेलिब्रेट होता है 12 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेलिब्रेट होता है 13 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे सेलिब्रेट होता है 14 अक्टूबर को। एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो ऑन सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर मंथ। आई होप यू ऑल मस्ट हैव लाइक द सेशन। अगर मजा आया तो प्लीज बेटा लाइक किए बिना मत जाइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। वी डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क जस्ट फॉर यू गाइस, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और कुछ भी ना छूटे। क्लैट वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीयूटी वालों के लिए तो चलो है ही। यहाँ पर आपको पूरे मंथ का जिस्ट मिल जाता है। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए एडू प्रेपरेटर को भी फॉलो